हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग यहां पर सी सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। इसी क्रम में आपका सी सेट 2012 का पेपर चल रहा था, तो आज इसका जो है पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, हमने आपके पिछले वाली वीडियो में यहाँ पर इसके जो है 6 परिच्छेद कवर कर लिए थे, यानी वहाँ पर हमने 6 पैसेज कवर कर लिए थे, जिनके तहत हमने जो है 20 क्वेश्चन वहाँ पर देख लिए हैं। आज आपका जो है परिच्छेद 7वां है, यानी आपका पैसेज नंबर 7 है। यदि कीट प्रतिरोधकता विकसित कर लें तो रासायनिक कीटनाशक धारणीय कृषि में अपना महत्व गंवा देते हैं। कीटनाशक प्रतिरोधकता का विकास मात्र प्राकृतिक वर्ण की क्रिया है। जब आनुवांशिकतः वैविध्य जनसंख्या की बहुत बड़ी संख्या नष्ट हो जाती है, तब इसका घटित होना लगभग सुनिश्चित है। एक अथवा कुछ कीट असामान्य रूप से प्रतिरोधी हो सकते हैं। यह संभवतः इसलिए कि उनमें एक ऐसा एंजाइम होता है जो कीटनाशक को निराविष्कारी बना सकता है। यदि यह कीटनाशक बार बार प्रयोग किया जाता है तो कीट की हर उत्तरोत्तर पीढ़ी, उत्तरोत्तर का मतलब होता है बाद की पीढ़ी में, प्रतिरोधी कीटों का अनुपात बढ़ता जाता है। कीटों की आंतर प्रजनन दर ठेठ रूप से बहुत अधिक होती है। अतः एक पीढ़ी के कुछ ही कीट अपनी अगली पीढ़ी में सैकड़ों या हजारों कीटों को जन्म दे सकते हैं और इससे कीटों की आबादी में प्रतिरोधकता बहुत तेजी से फैल जाती है। पूर्व समय में इस समस्या की प्राय अवहेलना होती रही। यद्यपि डीडीटी, देखिए डीडीटी का यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। अगर किसी को पता नहीं है डीडीटी की फुल फॉर्म, तो आपको यहाँ पर दी हुई है और ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। प्रतिरोधकता के पहले मामले की सूचना 1946 में ही प्राप्त हो गई थी। ऐसे अकेशरुकी जीवों की संख्या जिनमें प्रतिरोधकता का विकास हुआ है तथा ऐसे कीटनाशकों की संख्या जिनके विरुद्ध प्रतिरोधकता का विकास हुआ है में घातांकी वृद्धि हुई है। संधिपाद कीटों के प्रत्येक कुल, जिनमें द्विपंखी जैसे कि मच्छर, मक्खियां तथा भृंग, शलभ, ततैया, पिस्सू, जूं और कुटकी सम्मिलित हैं, में और उनके साथ साथ अपपत्रण तथा वनस्पति रोगाणुओं में प्रतिरोधकता दर्ज हुई है। कपास के शलभ कीट एलाबामा पर्णक्रमी का ही उदाहरण है। विश्व के एक या अधिक क्षेत्रों में उसमें एल्ड्रिन, डीडीटी, डील्ड्रिन, एंड्रिल, लिंडेन और टॉक्साफिन के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो गई है। यदि रासायनिक कीटनाशक केवल समस्याओं के उत्प्रेरक होते, यदि उनका प्रयोग मूलतः और घोर रूप से अधारणीय होता, तब उनका व्यापक प्रयोग कब का बंद हो चुका होता। ऐसा नहीं हुआ है। इसके विपरीत उनकी उत्पादन दर तेजी से बढ़ी है। किसी कृषि उत्पादक के लिए आज भी लागत लाभ का अनुपात कीटनाशकों के प्रयोग के पक्ष में नहीं बना हुआ है। यूएसए कीटनाशकों से कृषि उत्पादों को प्रति $1 लागत मिलने वाला अनुमानित लाभ $5 है। इसके अतिरिक्त बहुत से गरीब देशों में सन्निकट सामूहिक भुखमरी तथा अथवा जानपदिक रोग के आसार इतने भयावह हैं कि कीटनाशक प्रयोग करने की सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी लागत की अवहेलना करनी पड़ती है। कीटनाशकों के प्रयोग को साधारणतया कितने जीवन बच सकें, खाद्य उत्पादन की आर्थिक दक्षता और कुल खाद्य उत्पादन जैसे यथार्थ मापों के आधार पर न्याय संगत ठहराया जाता है। इन बिल्कुल मूलभूत अर्थों में उनके प्रयोग को धारणीय माना जा सकता है। आचरण में धारणीयता निरंतर ऐसे नए कीटनाशकों को विकसित करने पर निर्भर करती है जो कीटों से कम एक कदम आगे रहें। ऐसे कीटनाशक जो अल्पस्थायी हों, जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल हों और कीटों पर अधिक साथ सधा हुआ लक्ष्य बांध सकें। तो यहाँ पर आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया है। अब चलिए इसके प्रश्नों को हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला प्रश्न है इसका, यानी 21वां प्रश्न है आपका, कीटनाशक प्रतिरोधकता का विकास प्राकृतिक वर्ण की क्रिया है। इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है? यानी यहाँ पर जो आपका कथन दिया हुआ है पहले पैसेज में कि कीटनाशक प्रतिरोधकता का विकास जो है प्राकृतिक वर्ण की क्रिया माना है, तो इसका वास्तविक तात्पर्य क्या निकल कर आ रहा है? पहला है, बहुत से जीवों में कीटनाशक प्रतिरोधकता होना बिल्कुल प्राकृतिक है। जीवों में कीटनाशक प्रतिरोधकता होना एक विश्वव्यापी तथ्य है। अगला है, कीटनाशकों के प्रयोग के पश्चात किसी एक आबादी में कुछ जीव प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम फिर से चलते हैं पैसेज की तरफ। अगर आप यहाँ पर ये पूरी पैसेज पढ़ेंगे यहाँ से लेकर यहाँ पर, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे कीट होते हैं जिनमें स्वतः ही आपको प्राकृतिक रूप से जो प्रतिरोधकता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन आपका सही हो जाएगा, यानी एक या कुछ कीट जो है असामान्य रूप से प्रतिरोधी हो सकते हैं और यदि कीट का बार बार प्रयोग किया जाता है तो हर आने वाली पीढ़ी में प्रतिरोधी कीटों का अनुपात जो है बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर आपका 21वें का आंसर होगा आपका सी वाला। 22वां प्रश्न है अब आपका, परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है। पहला है,
विश्व के सभी गरीब देशों में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। सेकंड, रासायनिक कीटनाशकों की धारणीय कृषि में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। अगला है, एक कीट बहुत से कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर सकता है। देखिए, अगर आप इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे और इस पूरे पैसेज को पढ़ने के उपरांत देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ। आप देखिए, पहली बात तो जो गरीबी वाला एग्जाम्पल दिया गया है खास करके गरीब देशों का, तो वहाँ पर ये कहा गया है कि गरीब देशों में अक्सर इसे यूज किया जाता है। यानी गरीब देशों में ये बात दोहराई जाती है कि भाई हमारे यहाँ खाद्य संकट है, अगर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो वास्तव में खाद्य संकट की जो खाद्य है उसकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर इस चीज़ को जायज़ ठहराते हैं, यानी इस मांग को जायज़ ठहराया जाता है, न्याय संगत ठहराया जाता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि विकासशील देशों को हमेशा इसका प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो धारणीय विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वहाँ पर भी जो आपकी जो कीटनाशक हैं, कीटनाशक के प्रयोग की बात की गई है। हालांकि वहाँ पर ये माना गया है कि ये जो कीटनाशक हैं ये बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे मानी गई है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस प्रश्न को दोबारा देखेंगे तो यहाँ पर पहला आपका जो कथन है ये कह रहा है कि विश्व के सभी गरीब देशों में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। नहीं, यहाँ जरूरी नहीं है, अनिवार्य हो गया है। मेन चीज़ क्या है, वो लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसका प्रयोग कर रहे हैं। यानी आप जो पैसेज आपने अभी पढ़ा है, इस पैसेज से ये अर्थ निकल कर आ रहा है कि वो लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसको न्याय संगत ठहरा रहे हैं, ना कि जरूरी हो गया है। दूसरी बात, यहाँ पे दूसरा कथन अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है रासायनिक कीटनाशकों की धारणीय कृषि में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। ये भी गलत है। यानी आपका जो अंतिम पैराग्राफ था और अंतिम पैराग्राफ की जो अंतिम वाली लाइन है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि हाँ, होना जरूर चाहिए, लेकिन ये जैव निम्नीकरण होना चाहिए इसमें, यानी बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। ऐसा यानी कीटनाशक ऐसा होना चाहिए जो प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी गलत हो गया है। तीसरा वाला कथन आपका यहाँ पर सही है कि एक कीट बहुत से कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर सकता है। तीसरा वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी वाला, केवल थर्ड। 23वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, यद्यपि रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से संबद्ध समस्याएं लंबे समय से जानी जाती रही हैं, तथापि उनका व्यापक प्रयोग समय के साथ कम नहीं हुआ है। क्यों? यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जो कीटनाशकों के जो प्रयोग से समस्याएं हो रही हैं वो लंबे समय से जानी जाती रही हैं। यानी ऐसा नहीं है कि दुनिया इनके बारे में, कीटनाशकों के जो साइड इफेक्ट हैं इनके बारे में जानती ना हो, जानती है, लेकिन फिर भी उनका प्रयोग कम क्यों नहीं हो पा रहा है, इस बात का यहाँ पे जवाब मांगा गया है। पहला, रासायनिक कीटनाशकों के कोई विकल्प विद्यमान नहीं है। अगला, नए कीटनाशकों का आविष्कार ही नहीं होता। अगला है, कीटनाशक जैव निम्नीकरण होते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला कथन भी गलत है। यानी कि यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते हैं रासायनिक कीटनाशकों के कोई विकल्प विद्यमान नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। आप ये भी जानते हैं ऑर्गेनिक खेती है, इसका विकल्प है। लेकिन यहाँ पर पूरे पैराग्राफ को अगर आप देखेंगे, केवल पैराग्राफ में से देखेंगे तो पैराग्राफ में ये बात कहीं नहीं कही गई है कि रासायनिक कीटनाशकों का कोई विकल्प नहीं है। वहाँ पर धारणीय कृषि में खास करके आप देखेंगे ऐसे रासायनिक कीटनाशकों की बात की गई है जो कि बायोडिग्रेडेबल हों। तो यहाँ पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड, नए कीटनाशकों का आविष्कार ही नहीं होता। देखिए, आप पूरे पैराग्राफ में आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि कीटनाशकों का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि नए नए कीटनाशक का भी आविष्कार हो रहा है। तो यहाँ पे सेकंड वाला कथन भी गलत हो जाएगा। अगला है, कीटनाशक जैव निम्नीकरण होते हैं। ये गलत है। कीटनाशक जो है जैव निम्नीकरण नहीं होते हैं, क्योंकि जैव निम्नीकरण होते हैं तो आपके जो पैराग्राफ है, यानी आपका जो पूरा पैसेज है, पैसेज का अंतिम पैराग्राफ, तीसरा वाला पैराग्राफ है, उसकी अंतिम लाइन में धारणीय विकास में कीटनाशकों को बायोडिग्रेडेबल होने की बात नहीं कही जाती। तो यहाँ पर आपके तीनों ही कथन गलत हैं। तो आंसर होगा डी। उपयुक्त ए, बी और सी में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर है 23 का डी। 24वां प्रश्न है अब आपका, कीटनाशक किसी कीट आबादी में प्रतिरोधक जीवों के वर्ण के अभिकर्ता के रूप में कैसे कार्य करते हैं। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है जो कीटनाशक हैं किसी कीट आबादी में जो प्रतिरोधक जीवों के वर्ण के अभिकर्ता के रूप में ये कैसे काम करते हैं, ये आपको बताना है। पहला है यहाँ पर, संभव है कि किसी कीट आबादी में कुछ विशिष्ट कीटों का व्यवहार उनकी अपनी आनुवांशिक यानी जेनेटिक संरचना के कारण दूसरों से भिन्न होता है। अगला है, कीटों में कीटनाशकों को निराविष्कारी बना सकने का सामर्थ्य होता है। अगला है, कीटनाशक प्रतिरोधकता का विकास कीट आबादी में समान रूप से वितरित होता है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। अगर आप पहले पैसेज को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि किसी कीट आबादी में कुछ विशिष्ट कीटों का व्यवहार उनकी आनुवांशिक संरचना के कारण दूसरों से भिन्न होता है। यानी पूरा पैसेज आपका जो पहला वाला पैराग्राफ है उसमें ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। इसके अलावा कीटों में कीटनाशकों को निराविष्कारी बना सकने का ये भी सामर्थ्य होता है। सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। अगला है, कीटनाशक प्रतिरोधकता का विकास कीट आबादी में समान रूप से वितरित होता है। देखिए, समान रूप से वितरित नहीं होता है, बल्कि कुछ कीट जो होते हैं उनमें प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा तैयार हो जाती है और कुछ में नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर आपका पहला दूसरा कथन सही है
आंसर होगा आपका बी, केवल 1 और 2। 25वां प्रश्न है अब आपका, रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को सामान्यतः गरीब और विकासशील देशों का उदाहरण देकर न्याय संगत क्यों ठहराया जाता है? यानी कि जो रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है तो इनको सामान्यतः गरीब और विकासशील देशों का उदाहरण देकर क्यों न्याय संगत ठहराया जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। पहला है, विकसित देश जैव कृषि का अनुकूलन कर कीटनाशकों के प्रयोग से मुक्त होने का सामर्थ्य रखते हैं, किंतु गरीब और विकासशील देशों के लिए रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग अनिवार्य है। अगला है, गरीब और विकासशील देशों में कीटनाशकों के प्रयोग से फसलों के जानपदिक रोगों की समस्या का समाधान हो जाता है और खाद्य समस्या कुछ हद तक दूर की जा सकती है। अगला है, गरीब और विकासशील देशों में प्राय कीटनाशक प्रयोग करने की सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी लागत की अवहेलना कर दी जाती है। देखिए, अगर आप पाएंगे तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत है, यानी पूरे पैराग्राफ में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि जो विकसित देश हैं वो जैव कृषि का अनुकूलन कर सकते हैं। ये बात पूरे पैराग्राफ में कहीं नहीं कही गई है, तो पहला वाला कथन तो गलत हो जाएगा। सेकंड कथन, यानी आप फिर से आप अपना जो लास्ट वाला यानी जो पैराग्राफ है उसमें आप देख लीजिए, सेकंड कथन अगर आप यहाँ से देखेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप ये पाएंगे यहाँ पर इसका अर्थ आपको मिल जाएगा। यानी खास करके उनको अपनी खाद्य जरूरतें पूरी करनी होती हैं, तो खाद्य जरूरतें पूरी करने की वजह से इसको वो न्याय संगत ठहरा देते हैं। जैसे हमारे यहाँ हरित क्रांति लाई गई, हरित क्रांति के साथ साथ हमने जो कीटनाशकों का भी प्रयोग किया, तो ऑब्वियस सी बात है हम कुछ ही सालों में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गए, लेकिन उसका परिणाम ये भी हुआ कि हमारे यहाँ तमाम कीट पतंगे भी आ गए, यानी उनमें भी प्रतिरोधकता विकसित हो गई। तो यहाँ पर वही चीज़ है। तो आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है कि गरीब और विकासशील देशों में कीटनाशकों के प्रयोग से फसलों के जानपदिक रोगों की समस्या का समाधान हो जाता है और खाद्य समस्या जो है कुछ हद तक दूर की जा सकती है। अगला है कि गरीब और विकासशील देशों में प्राय कीटनाशक प्रयोग करने की सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी लागत की अवहेलना कर दी जाती है। देखिए, हालांकि ये कथन ये भी सही है, यानी कि अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे कथन ये भी सही है। अब चूंकि इसमें केवल एक ही उत्तर दिया हुआ है, केवल सेकंड वाला उत्तर दिया हुआ है, तो आंसर होगा आपका सी, केवल सेकंड। देखिए, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, यूपीएससी में सीसेट में भी ऐसा होता है, कई प्रश्न ऐसे होते हैं पैसेज वाले जिनमें जो आयोग है, यूपीएससी आयोग है, वो अपनी राय तय नहीं कर पाता है कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो बाद में वहाँ पे स्टार लग के आता है। ये भी देखने को मिलता है हमें, और अक्सर 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ पे हटाए भी जाते हैं। आपने अगर यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है उसके बाद का रिजल्ट देखा हो तो कई बार यही होता है। तो यहाँ पर क्या है, आपका सेकंड वाला जो कथन है वो सही है, क्योंकि यहाँ पर केवल वही आंसर है, ये वाला आंसर यहाँ पे नहीं है, तो इसको गलत मान के चलेंगे। 26वां प्रश्न है अब आपका, यहाँ पर कहा गया है कि इस परिच्छेद का क्या तात्पर्य है। पहला है, रासायनिक कीटनाशकों के विकल्पों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। रसायनों का अत्यधिक प्रयोग पारिस्थितिक तंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कीटनाशकों में सुधार और उनके प्रयोग को धारणीय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। उपरोक्त कथन ए तथा बी दोनों सही हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि रासायनिक कीटनाशकों के विकल्पों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यहाँ पर ये बात बिल्कुल मानी गई है। जो धारणीय विकास कहा गया है, तो धारणीय विकास में विकल्पों की भी विकास आ जाती है, तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो रसायन है, रसायनों का अत्यधिक जो प्रयोग हो रहा है उसके साइड इफेक्ट बता दिए गए हैं। साइड इफेक्ट ये बताए गए हैं कि भाई कीटों में प्रतिरोधकता जनरेट हो रही है, कहीं ना कहीं कीट भी अपने आप को एडवांस करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका डी वाला कथन सही है, उपरोक्त कथन ए तथा बी दोनों सही हैं। तो आंसर होगा आपका 26वें का डी। अब देखिए, आपका अगला परिच्छेद है, अमेरिका जैसे विकसित देशों के बीते समय की आय के स्तर पर वर्तमान विकासशील अर्थव्यवस्थाएं प्रति व्यक्ति कहीं कम ऊर्जा की खपत कर रही हैं, जिससे यह संभावना प्रबल होती है कि कार्बन वृद्धि पर अंकुश रखते हुए भी विकास किया जा सकता है। एक ऐसी जलवायु अनुकूल रणनीति बनाने की आवश्यकता है जिसमें अनुकूलनशीलता तथा अल्पीकरण समन्वित हो और उसमें समुत्थान शक्ति का विकास हो, वैश्विक तपन के गहराते संकट की आशंका में कमी हो और विकास परिणाम में सुधार लाया जा सके। अनुकूलनशीलता तथा अल्पीकरण उपाय अपनाने से विकास को बढ़ावा मिल सकता है और आर्थिक समृद्धता अपनाने से आय बढ़ सकती है और बेहतर संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। बेहतर निर्मित घरों में रह रही एक स्वस्थ जनसंख्या जिसे सामाजिक सुरक्षा और वोट बैंक लेने की सुविधा प्राप्त है, बदलती जलवायु और उसके प्रभावों से निपटने के लिए बेहतर सज्जित होती है। आज समुत्थानशील संतुलित विकास नीतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो अनुकूलनशीलता को प्रोत्साहित करें, क्योंकि प्रारंभ हो चुके जलवायु परिवर्तन अल्प अवधि में ही बढ़ने वाले हैं। आर्थिक समृद्धता का प्रसार सदा से परिवर्तनशील पारिस्थितिकीय परिस्थितियों के साथ अनुकूलनशीलता से गुथा रहा है, किंतु वृद्धि ने जैसे जैसे पर्यावरण को परिवर्तित किया है और पर्यावरणीय परिवर्तन जैसे जैसे त्वरित हुआ है, वृद्धि और अनुकूलनशीलता के वो कायम रखने के लिए हमारे पर्यावरण को समझने की बेहतर क्षमता तथा नई अनुकूलनशीलता
प्रौद्योगिकियों और आचरण विकसित करने और उन्हें व्यापक रूप से विकसित करने की आवश्यकता है। जैसा कि आर्थिक इतिहासकारों ने व्याख्या की है, मनुष्य जाति की अधिकांश सृजनात्मकता अंतःशक्ति परिवर्तनशील दुनिया के प्रति अनुकूलनशील बने रहने की ओर और उन्मुख हो रही है, यानी और नहीं है, यहाँ पे और है। किंतु यह अनुकूलनशीलता जलवायु परिवर्तन के सभी संघातों का सामना करने में समर्थ नहीं है, विशेषकर जब दीर्घ अवधि में अधिक विस्तृत परिवर्तन सामने आएंगे। तो ये आपने जलवायु परिवर्तन के ऊपर आर्टिकल पूरा था, वो आपने पढ़ लिया है। अब चलिए इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। अब देखिए, इसका अंतिम पैराग्राफ और रह गया है कि देश इस परिवर्तनशील जलवायु से सामंजस्य रखते हुए उतनी तेजी से इस क्षति के मार्ग से मुक्त नहीं हो सकते हैं। वृद्धि की कुछ रणनीतियां, चाहे वे सरकार या बाजार द्वारा संचालित हों, भी इस भेद्यता को बढ़ा सकती हैं, विशेषकर यदि वे प्राकृतिक संसाधनों का अति शोषण करती हैं। सोवियत विकास योजना के अंतर्गत सिंचित कपास की खेती का विस्तार अल्प जलधारी मध्य एशिया में किया गया, जिससे अरल सागर लुप्त प्राय हो गया और मछुआरों, पशुपालकों और कृषकों की आजीविका संकट में पड़ गई। इसी प्रकार मैंग्रोव, जो तूफानी लहरों के विरुद्ध प्राकृतिक तटीय प्रतिरोधक हैं, का गहन कृषि या आवासीय विकास के लिए प्रयोग में लाना तटीय बस्तियों की भौतिक भेद्यता को बढ़ाता है। फिर चाहे यह गिनी में लुइजियाना हो में हो। तो यहाँ पर आपका ये पैराग्राफ खत्म हो जाता है पूरा। अब चलिए प्रश्नों को देखते हैं। 27वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि की परिस्थितियां भेद्यता बढ़ा सकती हैं, यानी कि यहाँ पर जो सुभेद्यता बढ़ाने वाली कौन सी परिस्थितियां हैं। जब वृद्धि के लिए खनिज संसाधनों और जंगलों का अतिशोषण होता है। सेकंड, जब वृद्धि मानव जाति की सृजनात्मकता अंतःशक्ति में परिवर्तन लाती है। अगला है यहाँ पर, जब वृद्धि की सोच केवल लोगों को आवास और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तक सीमित होती है। जब वृद्धि केवल कृषि पर जोर देने से मूर्त होती है। देखिए, यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में ये कहीं नहीं कहा गया है कि यहाँ पे वृद्धि कृषि पर जोर देने की वजह से जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो परिवर्तित हो रहा है, ये बात कहीं नहीं कही गई है। तो चौथा वाला कथन तो गलत हो गया। यहाँ पे तीसरा वाला कथन है, जब वृद्धि की सोच केवल लोगों को आवास और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तक सीमित होती है। यहाँ पूरे पैराग्राफ में ये भी नहीं कहा गया है कि यहाँ पर जो वृद्धि की सोच हमारी है वो आवास और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की है, ये भी नहीं कहा गया है। अगला है, जब वृद्धि मानव जाति की सृजनात्मकता अंतःशक्ति में परिवर्तन लाती है। देखिए, यहाँ पर जो मनुष्य की सृजनात्मक अंतःशक्ति है, इसमें परिवर्तन लाने से इसका कोई संबंध यहाँ पे नहीं दर्शाया गया है। आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसमें इसका कोई संबंध नहीं दर्शाया गया है। तो ये तीसरा वाला कथन भी सेकंड वाला कथन भी आपका गलत हो जाएगा। पहला कथन है, जब वृद्धि के लिए मानव संसाधनों और जंगलों का अतिशोषण होता है। तो देखिए, ये पहला वाला कथन कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि आपका जो ये पैराग्राफ है ये वाला, कि सोवियत विकास योजना के अंतर्गत सिंचित कपास की खेती का विस्तार जो अल्प जलधारी मध्य एशिया में किया गया, इससे अरल सागर जो है लुप्त प्राय हो गया और मछुआरों, पशुपालकों और कृषकों की जो आजीविका है ये संकट में पड़ गई। तो ये इस बात का द्योतक है कि वृद्धि के लिए खनिज संसाधनों और जंगलों का अतिशोषण हो रहा है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है वो आपका यहाँ पर सही है। तो आंसर होगा आपका ए, यानी केवल एक। 28वां प्रश्न है अब आपका, वर्तमान संदर्भ में निम्न कार्बन वृद्धि का तात्पर्य क्या है, यानी लो कार्बन जो वृद्धि है इसका तात्पर्य क्या है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग पर अधिक बल देना, विनिर्माण क्षेत्र पर कम बल देकर कृषि के क्षेत्र पर अधिक बल देना, एकधा सस्यन यानी कि सिंगल क्रॉप पैटर्न पद्धति को त्याग कर मिश्रित कृषि अपनाना, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी लाना। तो देखिए, यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके यहाँ चेक करते हैं। यहाँ पे पहला कहा गया कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग पर अधिक बल देना। आपके पूरे पैराग्राफ में ये बात कहीं नहीं कही गई है कि हमें जो कार्बन वृद्धि है, निम्न कार्बन वृद्धि के लिए जो नवीकरणीय स्रोत हैं उन पर बल देना है, ये बात कहीं नहीं कही गई है। देखिए, हमें जो आंसर ढूंढना है वो पैराग्राफ के भीतर से ही ढूंढना है, अपना दिमाग यूज नहीं करना है। ये मैं बार बार कह दे रहा हूँ, अपना दिमाग ज़्यादा यूज नहीं करना है, आपको केवल पैराग्राफ में ही होना चाहिए। वैसे तो आप अगर इसको देखेंगे, अगर अपने बाहरी दुनिया से जोड़कर देखेंगे तो ये सही मिलेंगे, यानी ये वाले जो यहाँ पे सुझाए गए हैं कथन, ये कथन सही हो जाएंगे अगर आप इनको बाहरी दुनिया से जोड़कर देखेंगे। लेकिन जब इनका अर्थ आप केवल पैराग्राफ में से ढूंढेंगे तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड है, विनिर्माण क्षेत्र पर कम बल देकर कृषि क्षेत्र पर अधिक बल देना, ये भी गलत है, ये भी कहीं बात नहीं कही गई है। सिंगल क्रॉप पैटर्न को त्याग कर मिश्रित क्रॉप पैटर्न अपनाना, ये बात भी आपके पैराग्राफ में कहीं नहीं कही गई है। वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी लाना, ये बात भी कहीं नहीं कही गई है। फिर बात क्या कही गई है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। बात यहाँ साफ साफ कही गई है, जो कही गई है, अनुकूलनशीलता और अल्पीकरण समन्वित हो, यानी कि यहाँ पर जलवायु अनुकूल रणनीति बनाने की आवश्यकता है जिसमें अनुकूलनशीलता हो और अल्पीकरण समन्वित हो। तो ये बात यहाँ पे कही गई है, यहाँ पे और कोई बात नहीं कही गई है। यहाँ पे चारों ही कथन आपके थोड़ी गलत हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त में से
कोई भी निम्न कार्बन बद्धी का द्योतक नहीं है, यानी लो कार्बन एमिशन का यहाँ पर कोई द्योतक इनमें से नहीं है आपके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। 29वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति या परिस्थितियां धारणीय आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य हैं? नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पहला है आर्थिक समृद्धता का व्यापक प्रसार, अनुकूलनशीलता प्रौद्योगिकियों का व्यापक प्रसार या लोकप्रियकरण, अनुकूलनशील तथा अल्पीकरणशील प्रौद्योगिकियों के शोध में निवेश। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका ये वाला जो पूछा गया है कि भाई जो अल्पीकरण के संदर्भ में पूछा गया है, तो आपका यहाँ पर बी वाला कथन आपका सही है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा कि आर्थिक समृद्धता का व्यापक प्रसार नहीं, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ धारणीय आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य हैं। तो आर्थिक समृद्धता को तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी के संकट के तौर पर देखा गया है, तो यहाँ पर पहला वाला कथन तो गलत हो जाएगा। सेकंड कथन आपका सही है कि अनुकूलनशील प्रौद्योगिकियों का व्यापक प्रसार और लोकप्रियकरण होना चाहिए अगर हमें धारणीय विकास करना है तो। थर्ड आपका बिल्कुल सही है कि अनुकूलनशील और अल्पीकरणशील प्रौद्योगिकियों के शोध में निवेश की आवश्यकता है, यानी हमें धारणीय आर्थिक विकास को अगर अचीव करना है तो इसमें होना चाहिए। ये आपकी पहले पैराग्राफ में ये बात स्पष्ट कर दी गई है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी, केवल 2 और 3। 30वां प्रश्न है अब आपका, इस परिच्छेद से निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? यानी जो आपका ये परिच्छेद है इससे क्या क्या निष्कर्ष आपके निकाले जा सकते हैं? पहला है सिंचित क्षेत्रों में वर्षा प्रधान फसलों की खेती नहीं की जानी चाहिए। सेकंड, जल अभाव क्षेत्रों में खेती करना विकास रणनीति का अंग नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पूरे पैराग्राफ से ऐसी कोई बात नहीं निकलती है कि सिंचित क्षेत्रों में वर्षा प्रधान फसलों की खेती नहीं की जानी चाहिए। ये बात यहाँ पर पैराग्राफ में नहीं कही गई है, पूरे पैराग्राफ में कहीं भी नहीं ये कहा गया है कि जल अभाव क्षेत्रों में खेती करना विकास रणनीति का अंग नहीं है। तो केवल एक एग्जाम्पल है, वहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, और उस एग्जाम्पल का अर्थ यहाँ पे एक जनरल हम कह सकते हैं जो आपका उच्च सीमा का सामान्यीकरण होता है उसके तहत ये नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर होगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। 31वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार कीजिए। प्रस्तुत परिच्छेद के संदर्भ में कौन सी उपयुक्त मान्यता या मान्यताएं वैध हैं? यानी इसके संदर्भ में कौन सी मान्यताएं यहाँ पर वैध हो रही हैं? पहला है धारणीय आर्थिक विकास के लिए मनुष्य की सृजनात्मक अंतःशक्ति के प्रयोग की आवश्यकता है। सेकंड, गहन कृषि से पारिस्थितिकी प्रतिक्षेप यानी बैकलैश हो सकता है। थर्ड है आर्थिक समृद्धि का प्रसार पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। देखिए आपका जो सेकंड वाला पैराग्राफ है इसमें ये सारी बातें स्पष्ट रूप से कही गई हैं, ठीक है। यानी अगर आप इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे यहाँ पर तीनों जो आपके कथन दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग दिए हुए हैं और तीनों कथन आपके सही हैं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर डी वाला, यानी यहाँ पर धारणीय आर्थिक विकास के लिए मनुष्य की सृजनात्मक अंतःशक्ति के प्रयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा गहन कृषि से जो पारिस्थितिकी प्रतिक्षेप है वो उत्पन्न हो सकता है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया सोवियत योजना के तहत जो यानी कि मिडिल ईस्ट में जो विकास किया गया कपास का, उससे क्या क्या परिणाम हुए कि अरल सागर सूख गया। तो ये भी सही है, यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी सही है। आर्थिक समृद्धि का प्रसार पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, ये भी बात यहाँ पर सही है। तो आपका ये सेकंड वाला पैसेज है, इससे आपके सारे उत्तर ये मिल रहे हैं। तो आंसर होगा आपका डी, 1, 2 और 3। 32वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परिच्छेद का मूल विषय इंगित करता है? यानी कि यहाँ पर इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो इस पूरे परिच्छेद का मूल विषय इंगित करता है? आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध देश जलवायु परिवर्तन के परिणामों से निपटने के लिए बेहतर सुसज्जित हैं, यानी ये कहीं भी बात नहीं कही गई है। अनुकूलनशीलता तथा अल्पीकरण को विकास रणनीतियों में समन्वित होना चाहिए, हाँ ये बात कही गई है, आपके पहले ही पैराग्राफ में ये बात कह दी गई है। यानी ये बात आप देखेंगे अनुकूलनशीलता और अल्पीकरण वाला जो समन्वय, ये बात वाला पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने हाईलाइट कर दिया है अलग कलर से, और आप पढ़ सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो उस हिसाब से आपका जो 32वां प्रश्न है इसका बी वाला कथन, सेकंड वाला कथन सही हो जाएगा। हालांकि सी और डी भी मैं पढ़ देता हूँ। विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को तीव्र आर्थिक विकास के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, ये बात भी कहीं नहीं कही गई है। कुछ देश तीव्र विकास की तलाश में प्राकृतिक संसाधनों के अतिशोषण का सहारा लेते हैं, ये भी आपके पैराग्राफ से स्पष्ट नहीं हो रहा है, केवल बी वाला कथन यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। तो आंसर है बी। अब देखिए आप में से कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आप इन सब के आंसर कहाँ से लाते हैं? ये देखिए आंसर मैं यूपीएससी की जो ऑफिशियल उत्तर कुंजी है उससे आंसर आपको ये प्रस्तुत करता हूँ, यानी अपने मन से प्रस्तुत नहीं करता हूँ। यूपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की है उससे मैच करके प्रस्तुत करता हूँ। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर कोई गलत नहीं है। अगर कुछ में 1-2 मिस्टेक हो सकती है, जैसे मैंने कुछ में देखा कुछ में विरोधाभास था, तो वहाँ पर मैंने करेक्शन करवा दिया उसमें।
अब चलिए यहाँ पर इसी के साथ आपके रीजनिंग के जो प्रश्न हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और हम अब रीजनिंग के वाले प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला आपका 33वां प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। पहला है, मैं तभी दूरदर्शन देखता हूँ जब ऊबा हुआ होता हूँ। अगला है, मैं यदि अपने भाई के साथ होता हूँ तो कभी नहीं ऊबता। मैं जब कभी थिएटर जाता हूँ तो अपने भाई को साथ ले जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं वन बाई वन करके। इसका जो है पहले हम देखिए इसको सॉल्व करने का एक तो जनरल तरीका है, आप स्टेटमेंट पढ़ लें, स्टेटमेंट के बाद अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका वही है कि वेन आरेख बना लें, एक सिंपल सा वेन आरेख बनाने से थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला कथन ले लेते हैं कि मैं तभी दूरदर्शन देखता हूँ जब ऊबा होता हूँ, यानी कि वो बच्चा जो है टीवी कब देखता है, जब वो बोर होता है। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे थोड़ी सी मिस्टेक भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर दूरदर्शन शब्द यूज किया गया है और जबकि अंग्रेजी वाला जिसका जो अंग्रेजी जो वर्जन है उसमें टीवी लिखा हुआ है। तो दूरदर्शन और टीवी में बहुत अंतर है भाई। दूरदर्शन तो एक चैनल भी हो सकता है, टीवी का मतलब ये होता है उसमें सारे प्रोग्राम आ रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चा ये कह रहा है कि मैं जब बोर होता हूँ तो टीवी देखता हूँ। तो मैंने यहाँ लगा दिया जब ये बोर है, यानी कि जब ऊबा हुआ है तो ये टीवी देख रहा है। ठीक है, पहला कथन तो आपका हो गया। मैं यदि अपने भाई के साथ होता हूँ तो कभी नहीं ऊबता, यानी कि ये जो बच्चा है जब अपने भाई के साथ होता है, यानी कि जो इसका ब्रदर है इसके साथ ये बच्चा होता है तो ये ऊबता नहीं है, ये बात यहाँ पे कही गई है। अगला है, मैं जब कभी थिएटर जाता हूँ तो अपने भाई के साथ जाता हूँ, यानी ये जो अपने भाई के साथ थिएटर जा रहा है ये बात इसी में आ गई, ये बात इसी वाले में ही आ गई, यानी कि वो अपने भाई के साथ ही जाता है। थिएटर भी जाता है तो अपने भाई के साथ जाता है, ये बात अलग नहीं है, ये इसी में ही स्टेटमेंट आ गया, यानी अपने भाई को साथ लेकर जाता है। अब देखिए देखना ये है इनमें कोई संबंध नहीं है, यानी इसके बोर होने में और इसके भाई के साथ होने में कोई संबंध नहीं है, यानी दोनों पृथक हैं। तो अब यहाँ पर ऊपर के कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध है। पहला है, यदि मैं ऊबा हुआ होता हूँ तो दूरदर्शन देखता हूँ। अब देखिए इसका अंग्रेजी वाला जो पैसेज आप पढ़ेंगे और उससे स्पष्ट होगा अर्थ कि ये बच्चा जब ऊबा हुआ होता है तो जरूरी नहीं है कि हर समय टीवी देखे। ठीक है, एक कंडीशन यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी वाला जो पैसेज है मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। यहाँ पर हिंदी में तो आपको लगभग समानार्थी देखने को मिलेगा, लेकिन अंग्रेजी वाले में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, यानी शब्दों का जो फेर है वो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे पहली लाइन में कहा गया है, मैं तभी दूरदर्शन देखता हूँ जब ऊबा हुआ होता हूँ। सेकंड में यहाँ पर ये स्टेटमेंट फिर से पढ़ें, यदि मैं ऊबा हुआ होता हूँ तो दूरदर्शन देखता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि यानी अगर मैं ऊबा हुआ हूँ तो दूरदर्शन देखूँ, नहीं, ये जरूरी नहीं है। मैं कुछ और भी तो कर सकता हूँ जब ऊबा हुआ होता हूँ। तो यहाँ पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यदि मैं ऊबा हुआ होता हूँ तो अपने भाई का साथ चाहता हूँ, यानी यहाँ पर बी वाला कथन कहा गया है कि अगर मैं मान लीजिए ऊबा हुआ हूँ तो अपने भाई का साथ चाहता हूँ। ये भी कथन यहाँ पर गलत है, यानी यहाँ पर आप सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट देखें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेकंड में कि मैं यदि अपने भाई के साथ होता हूँ तो कभी ऊबता नहीं हूँ। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकल ही नहीं रहा है कि मैं ऊबा हुआ होता हूँ तो अपने भाई का साथ चाहता हूँ, ये निष्कर्ष निकल ही नहीं रहा है। अगला है, यदि मैं अपने भाई के साथ नहीं होता हूँ दूरदर्शन देखता हूँ। ये भी यहाँ पर कहीं बात कही नहीं गई है कि अगर वो अपने भाई के साथ नहीं है तो वो दूरदर्शन देखता है, तो ये भी नहीं कही गई है, तो सी वाला कथन भी गलत है। अगला है, यदि मैं ऊबा नहीं होता हूँ तो दूरदर्शन नहीं देखता। ये बात बिल्कुल साफ साफ निकल कर आ रही है कि अगर वो बच्चा अगर ऊबा नहीं है तो वो दूरदर्शन नहीं देखता है, तो कुछ और करता होगा। तो यहाँ पर आपका 33 का डी वाला आंसर है, तो आंसर है 33 का डी। 34वां प्रश्न है अब आपका, केवल 6 सड़कें ए बी सी पी क्यू एम आर किसी एक सैन्य शिविर को देश के शेष भाग से जोड़ती हैं। किसी भी एक समय पर ए पी एवं आर सड़कों में से केवल एक सड़क ही खुली रहती है, यानी कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ए ओपन है तो पी और आर क्लोज रहेंगी, अगर मान लीजिए पी ओपन है तो ए और आर क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बताया गया है। यदि बी बंद होती है तो क्यू भी बंद होती है, यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि जो बी वाली सड़क है अगर ये क्लोज है तो यहाँ पर आपकी जो क्यू वाली सड़क है ये भी क्लोज होगी। ठीक है, तूफान के समय ए और बी में से केवल एक खुली रहती है, यानी कि जब स्टॉर्म आता है, जब आपका तूफान आता है तो उस समय या तो ए खुली रहेगी या फिर बी खुली रहेगी, यहाँ पे यानी ओनली वन, केवल एक, ये बात यहाँ लिखी हुई है। फ्लड के समय आपकी यानी जो तूफान आ रहा है, सॉरी बाढ़ आ रही है, बाढ़ के समय यहाँ बताया गया है कि पी वाली सड़क जो है ये क्लोज हो जाती है, यानी कि बंद हो जाती है। तो चलिए अब हम इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं, सामान्य परिस्थितियों में केवल 3 सड़कें खुली होती हैं। सामान्य परिस्थितियों को हम देख लेते हैं, जैसे आपके यहाँ पर देख रहे होंगे ए पी एवं आर, तो ए पी एवं आर में से सामान्य परिस्थिति में एक सड़क तो खुली रहेगी, तो एक सड़क तो यहाँ से हो गई, और बाद बाकी की 3 सड़कें और हो गई। 3 सड़कें कौन कौन सी हो गई, बी सी क्यू वाली, यानी बी सी और क्यू वाली सड़कें और मिला देंगे तो कितनी हो गई हैं, 1 + 3 = 4, यानी 4 सड़कें हो गई। 3 सड़कें की बात कह रहा है लेकिन 4 खुली होंगी सामान्य परिस्थिति में, तो यहाँ पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड है, तूफान के समय कम से कम एक सड़क खुली रहती है। देखिए यहाँ पर
आप ये वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आप ये पाएंगे तूफान के समय ए एवं बी में से केवल एक खुली रहती है, केवल एक, सबकी बात नहीं हो रही, केवल एक की हो रही है, तो यहाँ पर बी वाला कथन आपका सही हो जाएगा। बाढ़ के समय केवल 3 सड़कें खुली रहती हैं। अब चलिए बाढ़ के समय का हम यहाँ पे आकलन कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कहा गया कि बाढ़ के समय पर पी बंद रहती है, ठीक है। तो हमने ये देखा है सामान्य स्थितियों में भी पी कब बंद रहती है, जब कोई एक खुली होती है, ए खुली होगी, आर खुली होगी, तो पी अपने आप बंद होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से एक आ गया, ठीक है, यहाँ से एक सड़क खुली हुई है यानी पी बंद है, तो इसका मतलब क्या है कि इस 3 के ग्रुप में से एक कोई सड़क खुली हुई है, तो एक यहाँ से आ गई, ठीक है। बाद बाकी आपकी 3 है ही हैं, बी सी क्यू, तो ये 3 हो गई, तो कितनी हो गई, ये 4 हो गई, तो आपका सी वाला कथन भी गलत हो जाएगा। आपदाओं के समय सारी सड़कें बंद रहती हैं, ये कहीं बात कही नहीं गई है, तो बी वाला यहाँ पर केवल कथन सही होगा, तो आंसर है आपका बी। 35वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला है छात्रों के अलावा दूसरा कोई क्लब का सदस्य नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, यानी कि जो क्लब बताया गया है कि छात्रों के अलावा क्लब का कोई दूसरा सदस्य नहीं है, तो ये स्टूडेंट है, यानी कि ये यहाँ पर स्टूडेंट को हमने ले लिया, और यहाँ पर क्या है, ये क्लब है, ठीक है। यानी कि एक तरफ स्टूडेंट हो गए, बैनारिक से हम सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें कौन है, यानी कि स्टूडेंट ही केवल क्लब के मेंबर बन सकते हैं, तो स्टूडेंट और ये क्या है, मेंबर। आगे बढ़ते हैं, क्लब के कुछ सदस्य विवाहित हैं, यानी जो क्लब के कुछ सदस्य हैं, यानी क्लब के कुछ मेंबर हैं, ये विवाहित हैं, यानी कि ये मैरिड हैं। तो हम यहाँ पर एक मैरिड वाला ये लगा देते हैं कि क्लब के कुछ लोग क्या हैं, देखिए अलग कलर का मैं यूज कर लेता हूँ, क्लब के कुछ लोग जो हैं ये मैरिड हैं, ये बात यहाँ पे कही गई है, क्लब के कुछ लोग मैरिड हैं, तो मैं लिख देता हूँ ये मैरिड हैं, ठीक है, ये बात भी मैंने यहाँ पर लिख दी। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा गया सभी विवाहित डांस के लिए आमंत्रित हैं। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जितने भी ये मैरिड हैं ये सब डांस के लिए आवंटित हैं, यानी कि ये इसी मैरिड जो हैं ये डांस वाले में पूरे ग्रुप में आ जाएंगे, मैरिड लोग डांस वाले आरेख में पूरा आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये किसके लिए, ये डांस के लिए आमंत्रित हैं, जितने मैरिड हैं ये डांस के लिए आमंत्रित हैं। यानी अब ये हिस्सा जो है आप देखेंगे स्टूडेंट मेंबर का ये वाला हिस्सा इसमें आ गया है। तो यहाँ पर अब हम इसको देखते हैं, इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। सभी छात्र डांस के लिए निमंत्रित हैं, नहीं, सभी छात्र डांस के लिए निमंत्रित क्यों होंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो कि मेंबर हैं उनमें से कुछ का हिस्सा आ रहा है, ना कि सभी का, तो यहाँ पहला वाला कथन तो गलत हो जाएगा। क्लब के सभी विवाहित छात्र डांस के लिए आमंत्रित हैं, देखिए यहाँ पर आपका बी वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका स्टेटमेंट सही है, आप ये देखेंगे, ठीक है। ये आपका क्लब हो गया, क्लब और क्लब के लिए क्लब का सदस्य बनने की अर्हता क्या है, स्टूडेंट होना चाहिए, नहीं छात्रों के अलावा कोई क्लब का सदस्य नहीं बन सकता है, तो छात्र हो गए, ये क्लब हो गए, क्लब का मेंबर हो गए। क्लब के कुछ सदस्य विवाहित हैं, यानी कुछ सदस्य विवाहित हैं, हमने एक मैरिड वाला सर्कल यहाँ से मार दिया है ये वाला, ठीक है, तो हमने ये दिखा दिया क्लब के कुछ सदस्य विवाहित हैं। सभी विवाहित डांस कर रहे हैं, यानी जितने भी मैरिड लोग हैं ये डांसर के भीतर आ गए हैं, तो आप ये पूरा सर्कल देखेंगे केवल ये वाला हिस्सा है, यानी कहने का मतलब क्या है कि क्लब के कुछ लोग डांस भी कर सकते हैं और क्योंकि ये मैरिड हैं, ठीक है। तो ये निष्कर्ष यहाँ बिल्कुल सही है बी वाला कि क्लब के सभी विवाहित छात्र डांस के लिए निमंत्रित हैं, तो यहाँ पर बी वाला निष्कर्ष सही है। क्लब के सभी सदस्य विवाहित हैं, ये गलत है, क्लब के सभी सदस्य विवाहित नहीं है, यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग मैरिड लोग जो हैं, क्लब के कुछ लोग मैरिड लोग ही, यहाँ पर कुछ लोग ही मैरिड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला कथन गलत हो जाएगा, यहाँ पर केवल बी वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका बी, यानी क्लब के सभी विवाहित छात्र डांस के लिए आमंत्रित हैं। 36वां प्रश्न है अब आपका, WX एवं YZ 4 राजनीतिक दलों ने आगामी संसदीय चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय लिया है। किसी भी उम्मीदवार का सबसे अधिक दलों के द्वारा स्वीकार किया जाना ही उम्मीदवार के चयन का आधार है। A, B, C एवं D 4 प्रार्थी उम्मीदवार इन दलों के पास टिकट पाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर टिकट पहले हम देखते हैं टिकट किसको ये अनुमोदित करते हैं, तो पहले हम टेबल एक ड्रॉ कर लेते हैं। एक तरफ आपके क्या होंगी, ये पार्टियां होंगी, और दूसरी तरफ आपके क्या होंगे, उम्मीदवार होंगे। तो हम यहाँ पर यानी कि आपकी 4 पार्टियां हैं, W, X, Y और Z, ये 4 पार्टियां हैं, ये तो हमने देख ली। और दूसरी तरफ क्या है, आपके जो उम्मीदवार हैं, यानी कि जो जनप्रतिनिधि खड़े होने हैं उनका अनुमोदन देख लेते हैं। A है, B है आपका, C है और इधर आपका D है। अब देखिए 1 बाई 1 करके चेक करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि A उम्मीदवार जो है, यानी ये वाला उम्मीदवार जो है ये W को स्वीकार्य है लेकिन Z को नहीं है, यानी ये वाला व्यक्ति W को स्वीकार तो है लेकिन Z वाला इसे पसंद नहीं करता है, ठीक है। B उम्मीदवार Y को स्वीकार्य है किंतु X को नहीं। अब यानी B वाले उम्मीदवार की उठा के देख लेते हैं। जो B वाला उम्मीदवार है ये किसको स्वीकार्य है, Y को स्वीकार्य है, यानी Y को ये स्वीकार्य है लेकिन ये X को स्वीकार्य नहीं है, यानी X इसको पसंद नहीं करता है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते चलते हैं। अब देखिए अगला है यहाँ पर सी उम्मीदवार W एवं Y को स्वीकार है। सी उम्मीदवार किसको W भी इसे एक्सेप्ट करता है और Y वाला भी इसे एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सी उम्मीदवार जो है ये W एवं Y को स्वीकार्य है। इसके अलावा अब D वाला आ जाता है आपका अंतिम वाला देख लेते हैं। D उम्मीदवार W एवं X को, यानी D उम्मीदवार जो है W भी लाइक कर रहा है और X भी लाइक कर रहा है, ये बात यहाँ पे आ रही है। जब B उम्मीदवार को W एवं Z ने पसंद किया, यानी जो B वाला उम्मीदवार है इसको W ने और Z ने पसंद किया। ठीक है, इसके अलावा C उम्मीदवार को X ने और Z ने, C उम्मीदवार को किसने X ने और Z ने, C उम्मीदवार को X ने और Z ने पसंद किया। और A उम्मीदवार X को स्वीकार है, A उम्मीदवार X को स्वीकार है, लेकिन Y को नहीं था, तो यहाँ पे Y गलत हो जाएगा। तो टिकट किसे मिलेगी, यानी यहाँ पर पहली बात कही गई है टिकट उसे ही मिलेगी जो कि सबसे ज़्यादा स्वीकार्य होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वीकार कौन सा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वीकार C वाला है। तो यहाँ पर आंसर होगा 36 में का C, यानी आंसर है आपका C वाला। 37वां प्रश्न है अब आपका, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर वही उपयुक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ये भी वेन आरेख वाला प्रश्न है, तो हम यहाँ पर इसे भी वेन आरेख से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पार्क हुई सभी X ब्रांड कारें सफ़ेद हैं, यानी कि यहाँ पर कहा गया है किसी पार्किंग में जो X ब्रांड की जो कारें हैं, ठीक है, यानी ये जहाँ पर जो पार्किंग है उसमें जितनी कारें जो पार्क हुई हैं X ब्रांड की वो सब कारें सफ़ेद हैं, ये बात यहाँ पर कही गई है। यानी X ब्रांड हो गया ये कारें, और ये क्या है वाइट हैं, ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका सेकंड वाला जो है ये क्या कह रहा है, उनमें से कुछ के रेडियल टायर हैं, यानी इनमें से क्या है कुछ के रेडियल टायर हैं, यानी कि X ब्रांड की जो कारें पार्क हैं इनमें से कुछ के रेडियल टायर हैं, ये भी मैं बना देता हूँ, इनके कुछ के रेडियल टायर हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ से देख लिया। 1986 के बाद बनी सभी X ब्रांड कारों में रेडियल टायर लगे हैं, यानी कहने का मतलब क्या है जो 1986 के बाद जो कारें बनी हैं उन सभी में रेडियल टायर लगे हैं। ये इस तरह से बन जाएगा आपका रेडियल टायर वाली, यानी 1986 के बाद की जो भी बनी हुई हैं उन सभी में रेडियल टायर हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हिस्सा है आपका ये वाला हिस्सा ये दर्शा रहा है कि ये कुछ कारें जो हैं 1986 के बाद की हैं, इनमें रेडियल टायर आपके लगे हुए हैं इस हिस्से वाली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी कारें X ब्रांड की नहीं हैं, यानी कि यहाँ पर ये बात कही गई है इसके बारे में कि सभी कारें जो हैं वो X ब्रांड की नहीं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सिर्फ सफ़ेद कारें यहाँ पर पार्क हैं। ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं है, यहाँ पर ये बात कही गई है X ब्रांड की सभी कारें सफ़ेद हैं। ठीक है, यहाँ पार्क हुई X ब्रांड की, यानी केवल X ब्रांड की कारें सफ़ेद हैं। पार्किंग में जरूरी नहीं है कि ये सभी कह सकते हैं ये यहाँ पे सफ़ेद कारें ही पार्क हों, यहाँ पे हो सकता है और कारें भी पार्क हों। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। कुछ सफ़ेद X ब्रांड कारें जिनमें रेडियल टायर लगे हैं यहाँ पार्क हैं, बिल्कुल सही है कि कुछ सफ़ेद X ब्रांड कारें जिनमें रेडियल टायर लगे हैं वो यहाँ पर पार्क हैं। तो आपका ये B वाला कथन यहाँ पर सही है। इसके अलावा X ब्रांड कारों के अतिरिक्त अन्य कारों में रेडियल टायर नहीं लगे हो सकते हैं, ये बात यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं किया गया है। अधिकांश X ब्रांड कारों का उत्पादन 1940 से पहले हुआ है, ये गलत है, यानी इनका उत्पादन 1986 से पहले हुआ है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे कहा गया है 1986 के बाद बनी सभी X ब्रांड कारों में रेडियल टायर लगे हैं, यानी कि ये वाली जो बची हैं ये 1986 के बाद की हैं, जिनमें रेडियल टायर लगे हैं ये सब 1986 के बाद की हैं, ना कि पहले की। तो यहाँ पर आपका B वाला कथन केवल सही होगा, तो आंसर है आपका B। देखिए मैं आपसे फिर से एक गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग अपना पेन पेपर लेके बैठा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप भी अपना डायग्राम बना के देखा कीजिए, खुद से अपना भी लॉजिक लगाइए, केवल आप वीडियो पर निर्भर मत हो जाइए। हो सकता है कभी कभी ये भी हो सकता है मैं जो आंसर बता रहा हूँ कभी गलत भी हो जाए, तो आप अगर अपना खुद से भी डायग्राम बनाएंगे तो आप कहीं गलती हो रही होगी उसको पकड़ लेंगे कि सर यहाँ पर गलत कर गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी कॉपी लेकर बैठा कीजिए, अपनी एक छोटी सी नोटबुक रखा कीजिए, पेन रखा कीजिए, ताकि साथ के साथ आप भी डायग्राम कह सकते हैं बना सकें। 38वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि तृतीय विश्व युद्ध कभी शुरू होता है तो वह संभवतया सभ्यता के अंत के साथ बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, उसे नाभिकीय शक्ति का दुरुपयोग ही प्रेरित करेगा। उपयुक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष सही है। तृतीय विश्व युद्ध में नाभिकीय शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। सेकंड, यहाँ पर कहा गया है कि तृतीय विश्व युद्ध के पश्चात कोई सभ्यता शेष नहीं रहेगी। अगला कहा गया है नाभिकीय शक्ति के विकास से लंबे समय में सभ्यता नष्ट हो जाएगी। अगला है तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये कोई बात नहीं लिखी हुई है तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा, यहाँ पर एक संभावना व्यक्त की गई है, तो यहाँ डी वाला कथन तो गलत हो जाएगा।
सी वाला कथन देख लेते हैं कि नाभिकीय शक्ति के विकास से लंबे समय में सभ्यता नष्ट हो जाएगी। यहाँ पर यह भी नहीं बताया गया कि सभ्यता जो है लंबे समय के लिए नष्ट होगी या तत्काल नष्ट होगी, ये कुछ बता ही नहीं गया है, तो सी वाला कथन भी नहीं होगा। तृतीय विश्व युद्ध के पश्चात कोई सभ्यता शेष नहीं रहेगी। आप चूंकि अगर इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ें तो आप ये पाएंगे ये बात भी यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि तृतीय विश्व युद्ध के बाद सभ्यता रहेगी या नहीं रहेगी। पहला वाला है तृतीय विश्व युद्ध में नाभिकीय शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है कि हाँ, नाभिकीय शक्ति का दुरुपयोग ही यहाँ पर क्या है, तृतीय विश्व युद्ध की संभावना को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर ए वाला कथन सही है, तो 38 का आंसर होगा यहाँ पर ए। 39वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए समस्या चित्रों के अवयव बाएं से दाएं देखने पर एक निश्चित नियम के अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं। इस नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अगला होगा यदि परिवर्तन उसी नियम के अनुसार जारी रहे। तो देखिए यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, आपके सामने 4 चित्र हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें एक त्रिभुज है, एक तरफ लाइन है, इधर त्रिभुज जो है नीचे की तरफ चला गया है, लाइन थोड़ी सी तिरछी हो रही है। अगले वाले में त्रिभुज यहाँ से यहाँ पहुँच गया है और अगले वाले में यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। यानी कि ये आपकी जो घड़ी चलती है, घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा है, यानी कि ये वामावर्त दिशा में कुछ इस तरह से डायरेक्शन में ये क्यूब घूम रहा है। क्यूब के अंदर की आकृतियां कुछ इस तरह से घूम रही हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे पहली आकृति ये है, पहली आकृति से जब दूसरी आकृति में पहुंचते हैं तो ये क्या होता है, यानी त्रिभुज जो है ये नीचे की तरफ आ गया, यानी यहाँ से त्रिभुज ये है नीचे की तरफ आ गया और थोड़ा सा जो लाइन थी ये वाली डंडा जो था वो हल्का सा झुक गया। अब अगले वाले में जाते हैं तो अगले वाले में ये जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ पहुँच गया त्रिभुज, ठीक है, और ये जो डंडा था ये लाइन यानी यहाँ पर आ गई। फिर से अगले वाले में पहुँचते हैं तो अगले वाले में क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, यानी कि त्रिभुज ऊपर पहुँच गया है और ये लाइन जो है यहाँ पर आ गई है। अब आप खुद अनुमान लगा लीजिए कौन सा होगा, डी वाला होगा, यानी इन 4 में आपका ये डी वाला, यानी कि अब क्या होगा, जब ये यहाँ से परिवर्तन करेगा तो ये यहाँ आ जाएगा और आपकी जो लाइन है ये यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 39 का डी वाला। 40वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित सारणी में 1000 छात्रों की एक कक्षा का 4 भिन्न भिन्न परीक्षणों में निष्पादन दर्शाया गया है। परीक्षण 1, 2, 3, 4, औसत अंक 60, 60, 70, 80, अंकों की रेंज 30 से 90, 45 से 75, 20 से 100 और 0 से 100। यदि किसी छात्र ने प्रत्येक परीक्षण में 74 अंक प्राप्त किए हैं तो तुलनात्मक दृष्टि से उसका निष्पादन निम्नलिखित में से किस परीक्षण में सर्वोत्तम था। देखिए अगर हम तुलनात्मक रूप से उसका परीक्षण देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 74 अंक वाली तालिका कौन सी निकल नजर आ रही है आपको, सेकंड वाली नजर आ रही है जिसमें 45 से 75 तक है और बच्चा जो है इसी रेंज में है, यानी जिसमें 74 अंक इसने प्राप्त किए हैं। बाद बाकी तालिकाएं यहाँ पर हैं लेकिन उनमें आप ये देखेंगे औसत अंक जो है वहाँ पर औसत अंक के अलावा जो अंकों की रेंज है वो ज़्यादा दी हुई है, जबकि यहाँ पर बच्चे ने कितना 74 अंक रही है रेंज। तो ऑब्वियसली बात है प्रोबेबली यहाँ पर सेकंड वाला जो है ये तालिका ये वाली होगी, यानी परीक्षण आपका सेकंड वाला परीक्षण होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी वाला, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि परीक्षण 2 द्वारा सबसे अधिक अर्जित अंक कितने हैं, 75 हैं, और छात्र के द्वारा परीक्षण 2 में अर्जित अंक कितने हैं, 74 है। इसलिए छात्र ने सबसे अधिक प्रतिशतता परीक्षण 2 में अर्जित की है। तो यहाँ पर आंसर होगा 40वें का बी वाला। अब देखिए 41वां प्रश्न है अब आपका, यहाँ पर नीचे दिखाई गई 6 रंगीन यानी आगे पीछे दोनों वर्गाकृति लाल यानी रेड, नीला, पीला, हरा, सफेद तथा नारंगी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि इन आकृतियों को एक घन के रूप में मोड़ा जाए तो सफेद आकृति के विपरीत कौन सी आकृति होगी। यानी कि यहाँ पर एक ये जो यहाँ पर इसको क्यूब बनाना है, यानी एक आपको घन तैयार करना है इस आकृति को जोड़ते हुए। देखिए आप अगर, मेरा मानना ये है कि यहाँ पर कुछ नए अभ्यर्थी भी होंगे, अगर उन्हें ये समझ में ना आए तो वो ये करें, क्या करें, यानी इस आकार का एक कागज काट लें, बिल्कुल सेम इसी आकार का एक कागज काट लें और उसमें सेम इसी तरह से पेंटिंग बनाएं, यानी इसी तरह से खाने आप बनाएं और बाद में आप इसे मोड़ते जाएं। क्योंकि यहाँ पर हम इसको सब इमेजिनेशन में होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली या तो कैमरा वगैरह होता मेरे सामने या तो यानी ऑन वीडियो जो है मैं कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर रहा होता तो शायद दिखा भी पाता, लेकिन यहाँ पर वो संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम इमेजिन करते चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपके सामने ये किसी गत्ते का जिसको हमें एक क्यूब बनाना है, घन बनाना है, उस गत्ते पर लिखे हुए नंबर हैं, यानी उस गत्ते पर लिखे हुए रंग हैं। रेड जो आपका है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज, व्हाइट। अब इसको मोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब आप इसको जब मोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि यहाँ पर जब आप इसको जब मोड़ेंगे तो यहाँ पर बाई के साइड में क्या आ जाएगा, बाई के साइड में आपका ओ चला जाएगा, ठीक है। बाई के इस साइड में नीचे की तरफ, यानी बाई के नीचे की तरफ यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यू चला जाएगा। अब थोड़ा सा इधर और देखें, अब देखिए जी वाला जो यहाँ पर जो रंग है, जिस खाने में जी वाला रंग है,
जी वाला खाना अकेला नहीं है, इसके साथ ये ऊपर वाले खाने और हैं, यानी ये दो खाने इससे ये भी अटैच हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें, यानी इससे ये खाने ये अटैच हैं, तो अगर हम इसको भी इसके साथ मोड़ें, यानी इसको अगर आप मोड़ेंगे तो ये कहाँ जाएगा, जी वाला यहाँ साइड में जाएगा, ठीक है। यानी कि ये WGO एक तरफ हो जाएंगे, 22 का ऊपर की तरफ हो जाएगा। और आप जब इसको मोड़ेंगे तो आप क्या पाएंगे, यहाँ पर जो B वाला यहाँ पे आ जाएगा और R वाला इसके पीछे चला जाएगा। यानी जब ये मुड़ेगा तो यहाँ पर ये होगा कि B वाला यहाँ पर इस वाले सेक्शन में आ जाएगा यहाँ पर, और R जो होगा वो इसके जस्ट पीछे चला जाएगा, यानी सबसे पीछे की तरफ। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर जो निकल कर आएगा, यानी इसका आंसर होगा यहाँ पर B वाला, यानी आंसर होगा यहाँ पर C। यानी कि यहाँ पर 40 में का आंसर है, आप सॉरी 41 में का आंसर होगा आपका C वाला, यानी कि B। 42वां प्रश्न है अब आपका। देखिए यहाँ पर 4 जो है यहाँ पर शेप दी हुई हैं और इन शेप में यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। उपर्युक्त चित्र में व्रत P जो है ये मेहनती लोगों को दर्शा रहा है, यानी ये मेहनत करने वाले लोग हैं, इनको दर्शा रहा है। लोगों को निरूपित करता है। व्रत Q बुद्धिमान लोगों को, यानी व्रत Q जो है यहाँ पर जो इंटेलिजेंट लोग हैं इनको दर्शा रहा है, यानी बुद्धिमान लोगों को ये दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है व्रत R जो है सच्चे लोगों को निरूपित कर रहा है, व्रत R जो है सच्चे लोगों को निरूपित कर रहा है। और व्रत S यहाँ पर जो ईमानदार लोग हैं ईमानदारों को निरूपित कर रहा है। तो यहाँ पर अब आते हैं हम यहाँ पर कौन सा क्षेत्र ऐसे व्यक्तियों को निरूपित करता है जो बुद्धिमान, ईमानदार और सच्चे हैं किंतु मेहनती नहीं है। देखिए ये जो प्रश्न है इस तरह के ये समुच्चय वाले जो समुच्चय सिद्धांत वाले प्रश्न होते हैं, सेट थ्योरी वाले आपने पढ़े होंगे 11th-12th में, 9 से ही स्टार्ट हो जाती है सेट थ्योरी, तो उसी में से आया हुआ है। हालांकि ये रीजनिंग का प्रश्न है, आप इसको देखते जाएंगे, यानी कि आपने यूनियन इंटरसेक्शन वाला पार्ट पढ़ा होगा, तो यहाँ पर उसी तरह से इसका जो है आपको आंसर पता करना है। तो यहाँ पर हमें कौन से व्यक्ति, यानी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो कि बुद्धिमान हो, ईमानदार हो, सच्चा हो, लेकिन मेहनती ना हो। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो मेहनती वाला खाना कौन सा है, मेहनती वाला खाना आपका ये वाला है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं मेहनती वाले खाने को पूरा जो हाईलाइट कर दूंगा, यानी कि इसको कवर कर दूंगा। देखो ये मेहनती वाला खाना है, इसको मैं पूरा ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेहनती वाला खाना है यहाँ से, तो हमने इसको पूरा जब हमने इसको कलर से ड्रॉ कर दिया तो आप ये पाएंगे कि इस कलर के अंदर जो भी नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इसमें जो नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, मेहनती वाले हमें नहीं लेने हैं। अब बाद के बचे हुए खाने हम देखते हैं, यानी कि जो सभी में कॉमन हो। अब देखिए बाद के खाने में अगर आप इसमें जाएंगे, तो आपका ये 6 नंबर वाला है। यहाँ पर मैंने गलत पेन उठा लिया है, यहाँ पर फिर से मुझे हाइलाइटर ही लेना है और हाइलाइटर में अलग कलर का यूज करता हूँ। ये आपका 6 नंबर वाला ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये कॉमन रूप से आपके तीनों में है, ठीक है। यानी आप यहाँ पर इस कलर से मैं दिखा रहा हूँ और आप समझ गए होंगे, ये 6 वाला जो आप नंबर देख रहे हैं ये आपका सच्चे में भी है, ईमानदार में भी है और बुद्धिमान में भी है। हालांकि ये मेहनती वाले में नहीं है। आप इसको ध्यान से देखें कलर को, तो ये मेहनती वाले में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका यहाँ पर 42 का ए, यानी 42वें का आंसर है यहाँ पर आपका ए। 43वां प्रश्न है अब आपका, किसी विशेष अनुदूरिक रूपांतरण में एक घन क्यूब के अंदर, क्यूब के 3 दृश्य नीचे दिए गए हैं, यानी आपके सामने पहला सीन है क्यूब का, सेकंड सीन है और 3 सीन है, थर्ड सीन है। तो इनमें से देख के बताना है कि पूरी आकृति को आपको एक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर देना है कि ए के सम्मुख कौन सा अक्षर है। थोड़ा सा क्यूब के बारे में जान लेते हैं, क्यूब के बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो अगर आपके पास लूडो खेला हो तो लूडो जब आप खेलते समय उसका जो पासा होता है उसको आप देखना ध्यान से, उसमें 6 साइड होती हैं, यानी एक क्यूब में टोटल 6 साइडें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई एक साइड ले लेते हैं, यानी मान लीजिए ये पी वाली साइड है, तो इस पी साइड की 4 एडजेसेंट होंगी, यानी इसके 4 पड़ोसी साइडें होंगी, एक ये होगी, ये होगी, ये होगी और ये होगी, ठीक है। इसकी 4 एडजेसेंट होंगी। यानी यहाँ पर एक खास बात क्या होती है, इसमें 6 साइड में 4 किसी साइड की एडजेसेंट होती हैं, यानी कि पड़ोसी साइडें होती हैं, निकटवर्ती होती हैं, ठीक है। और एक जो होती है इसकी अपोजिट वाली होती है, एक साइड क्या है इसकी अपोजिट वाली, ठीक है। यानी एक तो मेन साइड हो गई, अब इसकी 4 जो है एडजेसेंट हो गई, पड़ोसी वाली हो गई, और एक जस्ट बिल्कुल अपोजिट वाली हो गई, यानी एक साइड जो है अपोजिट वाली होती है। अब देखिए यहाँ पर आप पहली आकृति दूसरी आकृति में ये देखें, कोई ऐसा लेटर जो कि कॉमन हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा कॉमन लेटर निकल कर आ रहा है, के वाला लेटर यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो चलिए के हम ले लेते हैं लेटर। अब हमने चूंकि यहाँ पर क्यूब के बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि किसी एक साइड की 4 एडजेसेंट साइडें होती हैं,
तो सबसे पहले के की हमें जो एडजेसेंट यहाँ पे दिख रही हैं उनका हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कौन कौन सी एडजेसेंट हमें दिख रही हैं? यहाँ पर हमें ए दिख रही है, एडजेसेंट है, बी एडजेसेंट है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी आकृति में यहाँ पर एडजेसेंट कौन कौन सी हैं? यहाँ पर एच है और एम है। इसके अलावा यहाँ पर अब देखिए, अब आप खुद अनुमान लगा लीजिए, यानी कि आपके सामने एक क्यूब में मैंने जैसा बता दिया है कि 6 साइडें होती हैं, 6 में से आपके पास 5 साइडों का आ गया है, 5 साइडें आपको पता चल गई। अब इसकी अपोजिट, के की अपोजिट कौन सी होगी? के की अपोजिट होगी यहाँ पर पी वाली, यानी पी वाली साइड जो है इसकी अपोजिट होगी। ये ध्यान देने वाली बात है, पी की इसकी अपोजिट होगी। अब इसी प्रकार आप सेकंड आकृति ले लीजिए। अब सेकंड आकृति में ऐसा कुछ देखिए जो कि कॉमन हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे एच जो है पी सेकंड में भी और थर्ड में भी है, तो इसी प्रकार एच का भी लिख लेते हैं। तो एच का आप देखेंगे कौन कौन सा होगा, इसमें से एच का एम के, यानी एम और के यहाँ से मिल गया हमें एडजेसेंट में। इसके अलावा यहाँ पर एच का हमें कौन कौन सा मिल गया? बी और पी मिल गया, ठीक है। और इसका अपोजिट कौन सा निकल कर आया? इसका अपोजिट जो है ए, यानी ए जो है इसका अपोजिट है। अब आते हैं इस पर, ए के सम्मुख कौन सा अक्षर है, यानी एक सम्मुख का मतलब क्या? अपोजिट में। तो ए के अपोजिट में आपका एच है, ठीक है। ए के अपोजिट में आपका एच है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ए, क्योंकि यहाँ पर आपने ये पहले ही निकाल लिया है। तो ए का अपोजिट क्या बनेगा? यानी एच का अपोजिट ए है, तो ए का अपोजिट एच होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा 43 का सी वाला, सॉरी ए वाला। 44वां प्रश्न है अब आपका। यहाँ पर इसी तरह से आकृति दी गई है, नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति ऊपर आव्यूह यानी मैट्रिक्स के रिक्त स्थान को लेगी? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देना है, यहाँ से स्टार्टिंग होगी। तो आप देख रहे हैं आकृति को, पहले आकृति जो है यहाँ से ये यहाँ पर है, ठीक है। फिर ये इसके सामने आ गई है, यानी कि ये जो आकृति है फिर इसने इस वाले खाने में आ गई, यानी इस सेकंड वाली आकृति में पहले यहाँ पे चला, यहाँ से, ठीक है। सेकंड वाले में क्या हुआ कि ये आकृति जो थी अब इस वाले में आ गई, ठीक है, यहाँ पे आ गई। अगर थर्ड वाली आकृति में देखेंगे, ये वाली आकृति जो है इसके सामने वाली में चली गई, ठीक है। अब नीचे उतरते हैं, तो नीचे उतरने पे हम ये देखते हैं कि ये वाली जो आकृति है अब यहाँ पे चली गई, इस वाले में चली गई। कहाँ पे? इस वाले में चली गई। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये आकृति कहाँ जाएगी? अब इधर वाली में जाएगी, यानी कि ये अब ये इधर गई है, तो ये आकृति कहाँ जाएगी? अब ये नीचे वाली में, यानी इस वाले में जाएगी। यानी आप जो पैटर्न जो फॉलो कर रहे हैं, ऊपर वाला पैटर्न, वही पैटर्न यहाँ पर देखें कि यहाँ पर पहले क्या था कि ये जो आकृति थी ए वाली, वो इधर इस वाले में गई है, यानी कि ये अब यहाँ पर आ गई, और ये वाली आकृति फिर बाद में इस वाले में गई है, यानी कि ये यहाँ गई है। तो उस हिसाब से आप अब इसमें आ जाएं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो आकृति होगी ये कहाँ जाएगी? ये आकृति आपकी इधर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, यानी ये आपकी यहाँ आ गई, और फिर ये वाली जो आकृति है वो यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है, यानी यहाँ पे पहुंच गई। ठीक पैटर्न यहाँ पर भी वही फॉलो हुआ है कि ये वाली आकृति फिर यहाँ पर गई है, यानी यहाँ पर देख पा रहे हैं, फिर ये वाली आकृति फिर यहाँ पर आ गई है, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर आपका ये वाला रिक्त वाला जो आंसर होगा यहाँ पर, ये है 44 का डी। 45वां प्रश्न है अब आपका। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सभी कलाकार सनकी होते हैं, कुछ कलाकार नशीले पदार्थों के व्यसनी होते हैं, कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के नशीले पदार्थों का व्यसनी बन जाने की संभावना रहती है। तो इसी का भी हम वही वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम जो आर्टिस्ट हैं, यानी आपके आर्ट, शॉर्ट में आर्ट लिख दे रहे हैं, आर्ट वाले, ये कहा गया है सनकी होते हैं। सभी कलाकार जो है क्या है, ये सनकी हैं, ठीक है। इनके अंदर एक सनक रहती है, सनकी टाइप बोले गए हैं, सभी कलाकार सनकी हैं। कुछ कलाकार नशीले पदार्थों के व्यसनी होते हैं, यानी कि क्या है, कुछ कलाकार क्या है, नशीले पदार्थ लेते हैं और व्यसन में ग्रसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ कलाकार आपके जो हैं ये आ जाएंगे, यानी कि ये कैसे हैं, ये व्यसनी वाले हैं, ये व्यसन करने वाले हैं, धूम्रपान वगैरह, शराब वगैरह पीने वाले हैं, ये हैं, ठीक है। अगला है, कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के नशीले पदार्थों की व्यसनी बन जाने की संभावना रहती है। ध्यान देने वाली बात यह यहाँ संभावना व्यक्त की गई है, जरूरी नहीं है कुंठाग्रस्त व्यक्ति जो है यहाँ पर नशा लेता ही हो, ठीक है, एक संभावना व्यक्त की गई है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको केवल यहाँ पे डिनोट कर दे रहे हैं इस एरो से कि कुंठाग्रस्त वाले हो सकता है, संभावना है कि ये व्यसनग्रस्त हो जाएं, यानी ये व्यसनी बन जाएं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये बनी जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, अपने प्रश्न पर आते हैं। ऊपर लिखित 3 कथनों में से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपको निष्कर्ष यहाँ पे निकालना है, कलाकार कुंठाग्रस्त होते हैं, जरूरी नहीं है, संभावना तो दी गई है, जरूरी थोड़ी ना है कि भाई नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला यहाँ पर जो है, जरूरी नहीं है कि वो कुंठाग्रस्ती हो हर व्यक्ति। और दूसरी बात यह है कि कलाकार यहाँ पे कुछ कलाकार हैं, व्यसनी यहाँ पर कुछ कलाकार हैं, पूरे कलाकार नहीं है, तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। नशीले पदार्थों के व्यसनी लोगों में कुछ सनकी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है नशीले पदार्थों के व्यसनी लोग, तो इनमें से कुछ सनकी होते हैं। तो हमने यहाँ पर ये वाला सर्किल, आप ये वाला हिस्सा देखेंगे, ठीक है, और फिर ये वाला हिस्सा देखेंगे।
आप ये पाएंगे कि नशीले पदार्थों के जो सेवन करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, इनमें से कुछ सनकी हैं। ये बिल्कुल सही बात है, यानी सनकी वजह से हल्का सा इसका ये वाला हिस्सा आ रहा है। आप ये गोले में ये वाला हिस्सा ड्रॉ करें तो आप पाएंगे ये हिस्सा क्या आ रहा है कि भाई जो नशीले पदार्थ व्यसनी लोग हैं, तो व्यसनी लोगों में से कुछ जो है सनकी भी हैं, तो ये हिस्सा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर बी वाला कथन सही है। अगला है सभी कुंठाग्रस्त व्यक्तियों को नशीले पदार्थों का व्यसन होता है। तो देखिए ये गलत है, सभी कंठाग्रस्त व्यक्तियों को नशीले पदार्थों का व्यसन होता है, तो ये संभावना है, सही नहीं है। तो यहाँ पर सी वाला कथन गलत हो जाएगा। डी है सनकी व्यक्ति आमतौर पर कुंठाग्रस्त होते हैं। देखिए ये भी सही नहीं है, क्योंकि सनकी पूरी तरह से कुंठाग्रस्त इसे नहीं कह सकते हैं, तो डी वाला भी आपका गलत हो जाएगा। केवल बी वाला सही है, तो 45 का आंसर होगा आपका बी। 46वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। यहां पर ऊपर के कथनों से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? या तो ए और बी एक ही आयु के हैं, अन्यथा बी ए से बड़ा है। देखिए यहां पर आप इसका चित्र बनाएंगे और कैसे बनाएंगे वो भी मैं बता दे रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। यानी यहां पर कहा गया है कि बी ए से बड़ा है, ठीक है, या तो बी ए के बराबर है या ए और बी बराबर है, यहां पर बी ए से बड़ा है, तो यानी बी से ए बड़ा है, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर क्या बनाते हैं कि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, आपने गणित पढ़ा होगा तो उसमें ये साइन यूज करते हैं, या तो ए बड़ा है या फिर बी के ये समान है। इसी प्रकार बोला गया है या तो सी और डी एक ही आयु के हैं, अन्यथा सी से डी बड़ा है। यानी कि यहाँ पर या तो सी और डी एक आयु के हैं या फिर सी से डी बड़ा है, यानी यहाँ पर सी इज लेस देन और इक्वल टू किसके? डी के बराबर, ठीक है। अगला है सी से बी बड़ा है। सी से कौन बड़ा है? यहाँ पर बी बड़ा है। अब देखिए ये तीन हमें निष्कर्ष ये हमारे पास दिए हुए, तीन कथन दिए हुए हैं। अब इनको पूरा एक सिंगल लाइन में हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि ये आपकी जो क्रम है वो टूटे भी ना और आपको समझने में भी आसान हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यानी कि ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ठीक है। बी इज ग्रेटर देन किससे? सी से बड़ा है। इसके अलावा सी जो है लेस देन और इक्वल टू डी, ये आपका क्रम बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट एक एक करके हम चेक करते हैं, एक एक करके स्टेटमेंट चेक करते हैं। बी से ए बड़ा है, देखिए यहाँ पर ये बात स्पष्ट नहीं है कि बी से ए बड़ा है, ये बात तो स्पष्ट नहीं है। ये बात कही गई है ए और बी हो सकता है एक ही आयु के हों, अन्यथा बी से ए बड़ा है, तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यानी हो सकता है ये समान आयु के भी हों, तो यहाँ पर ए पहला वाला कथन नहीं होगा। बी और डी एक ही आयु के हैं, ये बात भी यहाँ पे अपूर्ण है, कथन में पूरी जगह ये बात नहीं कही गई है कि बी और डी एक ही आयु वर्ग के हैं, तो बी वाला कथन भी गलत है। सी से डी बड़ा है, नहीं सी से डी बड़ा है। देखिए यहाँ पर एक बात यहाँ पे फिर से बोली गई है, हो सकता है सी और डी एक ही आयु के हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर सी वाला कथन भी गलत हो जाएगा। सी से ए बड़ा है, देखिए यहाँ पर ये कथन बिल्कुल सही है कि सी से ए बड़ा है। वो कैसे बड़ा है वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, और बी जो है वो सी से बड़ा है, ठीक है, बी जो है वो सी से बड़ा है। यानी ऑब्वियस ही बात है, अगर हम मान लेते हैं एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने मान लिया सी की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है? 2 है। हो सकता है ए की वैल्यू भी वही 2 हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, कथन ये कह रहा है कि सी से बी बड़ा है, यानी सी बी तो बड़ा ही बड़ा है। अब मान लीजिए ए और बी दोनों की वैल्यू समान है, 2 ही है, तो भी यहाँ सी से ए बड़ा ही होगा, क्योंकि वैल्यू इसकी बराबर है, यानी बी के बराबर है। तो यहाँ पर डी वाला कथन आपका सही है, 46 का आंसर होगा आपका डी वाला। 47वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए कथनों का परीक्षण कीजिए और ऊपर के कथनों से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये यहाँ पूछा गया है। पहला है, देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, एक पक्षी निरीक्षक क्लब में केवल उन्हें ही सदस्यता मिलती है जिनके पास द्विनेत्री यानी बाइनोक्यूलर है। बाइनोक्यूलर आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, बॉर्डर वगैरह पर जो दूरवर्ती वस्तुओं को देखते हैं, दोनों यानी आंखों पर लगा के देखते हैं, तो उसे बाइनोक्यूलर बोलते हैं, द्विनेत्री या बाइनोक्यूलर बोलते हैं। पक्षी निरीक्षक क्लब के कुछ सदस्यों के पास कैमरे भी होते हैं। जिन सदस्यों के पास कैमरे होते हैं वे फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट अब चेक करते हैं। जिनके पास द्विनेत्री यानी बाइनोक्यूलर होता है वे सभी पक्षी निरीक्षक क्लब में सदस्य होते हैं। ये यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में ये बात बिल्कुल नहीं कही गई है कि यहाँ पर ये अर्हता बताई गई है कि पक्षी निरीक्षक क्लब में शामिल होने के लिए बाइनोक्यूलर होना आवश्यक है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि जिन लोगों के पास बाइनोक्यूलर होती है वो सभी इसके सदस्य होते हैं। ये बात यहाँ पर नहीं कही गई है कि वो सब पक्षी निरीक्षक क्लब के सदस्य बन जाएंगे, ये बात बिल्कुल नहीं कही गई है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड वाला आपका जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है पक्षी निरीक्षक क्लब के सभी सदस्यों के पास द्विनेत्री होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्हता ही यही रखी, एलिजिबिलिटी यही रखी गई है कि पक्षी निरीक्षक क्लब का आप सदस्य बनेंगे तो आपके पास बाइनोक्यूलर होना चाहिए। तो बी वाला स्टेटमेंट आपका सही है।
सी है, जो फोटो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं वे सभी पक्षी निरीक्षक क्लब के सदस्य होते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला भी सही नहीं है। यहाँ पर यानी फोटो प्रतियोगिता में भाग कौन लेंगे? जिनके पास कैमरे होते हैं। कुछ सदस्यों के पास कैमरे हैं, सबके पास तो है नहीं, तो यहाँ पर ये सी वाला कथन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका केवल बी वाला कथन सही है, तो 47वें का आंसर होगा आपका बी वाला। 48वां प्रश्न है अब आपका, पिछली ग्रीष्मकाल की छुट्टियों के दौरान अंकित एक ग्रीष्म शिविर में गया जहां उसने पदयात्रा, तैराकी और नौका चालन में भाग लिया। इस ग्रीष्मकाल में उसने एक संगीत शिविर में जाने का मन बनाया है जहां वह गाने, नाचने और गिटार वादन सीखने की चाह रखता है। उपर्युक्त सूचना के आधार पर नीचे दिए गए 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। इनमें से कौन सा एक उपर्युक्त सूचना से तर्कसंगत रूप से अनुगमित होता है? ठीक है, पहला है अंकित के माता पिता चाहते हैं कि वह गिटार बजाए। देखिए यहाँ पर पूरे स्टेटमेंट में कहीं जिक्र ये नहीं कहा गया है कि अंकित के माता पिता गिटार बजाना उसको जो चाहते हैं कि वो गिटार बजाए। ये पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। बी वाला है अंकित बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा संगीत ज़्यादा पसंद करता है। ये भी यहाँ पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वो बाहरी गतिविधियों के अलावा जो है संगीत ज़्यादा पसंद करता है, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर बी वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी है अंकित हर ग्रीष्मकाल में किसी न किसी प्रकार के शिविर में जाता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास केवल उसके 2 ग्रीष्मकाल की छुट्टियों का ब्यौरा है, एक तो पिछली वाली और एक इस साल वाली। तो यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते कि अंकित हर ग्रीष्मकाल में किसी न किसी प्रकार के शिविर में जाता है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। तो सी वाला भी गलत हो जाएगा। अंकित गाना और नाचना पसंद करता है, ये बिल्कुल बात सही है कि उसने इस बार के शिविर में क्या किया, गाने, नाचने और गिटार वादन सीखने की उसकी चाह हो रही है, यानी कि ये गाना और नाचना पसंद करता है। तो 48 का यहाँ पर डी वाला कथन जो है ज़्यादा सटीक है, तो आंसर है आपका 48 का डी। 49वां प्रश्न है अब आपका, 3 व्यक्तियों ए, बी और सी ने काले, नीले तथा नारंगी रंग अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं। कहने का मतलब क्या है? इनकी कमीज। कहने का मतलब क्या है कि इन तीनों के यानी ए ने अगर काला कपड़ा पहना होगा तो बी वाला उस कपड़े को नहीं पहन सकता, बी वाला किसी अलग कलर की शर्ट को पहनेगा। तथा हरे, पीले और नारंगी रंग अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं की पैंट पहनी थी। किसी भी व्यक्ति ने समान रंग की कमीज या पैंट नहीं पहनी, यानी सबकी पैंट और शर्ट का रंग अलग अलग है। तो ये बात यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो शर्ट और पैंट के कलर दिए गए हैं उनको अलग जगह लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो शर्ट के कौन कौन से कलर हैं? शर्ट के आपके 3 कलर हैं। एक तो ब्लैक है आपका, सेकंड कौन सा है आपका, ब्लू कलर है आपका शर्ट का, और आपका थर्ड कलर जो है ऑरेंज है, यानी ये शर्ट के कलर हो गए। इसके अलावा आपके पैंट के कौन कौन से कलर हैं वो भी हम लिख लेते हैं, यानी पैंट के कलर कौन कौन से उनको भी हम लिख लेते हैं। ग्रीन है आपका पैंट का कलर, यानी एक तरफ ग्रीन है। इसके अलावा यहाँ पर येलो वाला कलर है यहाँ पर, यानी कि येलो कलर है, और अगला कलर जो है ऑरेंज। अब देखिए यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि शर्ट और पैंट का एक ऑरेंज कलर जो है दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर ये कंडीशन दी हुई है कि कोई व्यक्ति क्या है समान रंग का कमीज और पैंट नहीं पहन सकता। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऑरेंज रंग की पैंट पहन ली तो ऑरेंज रंग की शर्ट नहीं पहनेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसके लिए भी वही अप्रोच अपनाएंगे, टेबल वाली अप्रोच अपनाने से क्या होगा, आसानी से इसको हम निकाल पाएंगे। तो एक तरफ हम क्या कर लेते हैं, शर्ट लिख लेते हैं, दूसरी तरफ हम यहाँ पे लिख लेते हैं पैंट, और साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं व्यक्ति, यानी कि यहाँ पर आपके व्यक्ति हो गए ए, बी और सी। तो ध्यान देने की बात है यहाँ पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ए ने काले रंग की कमीज नहीं पहनी, यानी कहने का मतलब क्या है कि ए वाला जो व्यक्ति है इसने काले रंग की कमीज नहीं पहनी है, यानी कि ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक लिख लेते हैं पहले। ए ने काले रंग की नहीं पहनी, और ब्लैक लिखने के बाद इसको क्रॉस कर देते हैं, यानी हमें पता चल गया कि ए की जो शर्ट है वो ब्लैक नहीं है, ये हमें पता चल गया। बी ने नीले रंग की कमीज नहीं पहनी, तो बी के आगे वही अप्रोच अपनाते हैं कि ब्लू लिखकर हम क्या कर लेते हैं, इसको कट कर देते हैं, यानी बी ने ब्लू रंग की शर्ट नहीं पहनी है। सी ने ऑरेंज रंग की कमीज नहीं पहनी है, तो सी के आगे क्या करते हैं, वही अप्रोच अपनाएंगे, ऑरेंज लिख के, यहाँ शॉर्ट लिख कर देता हूँ, ऑरेंज लिख के हम कट कर देते हैं, यानी सी ने ऑरेंज कलर की शर्ट नहीं पहनी है। ए ने हरे रंग की पैंट नहीं पहनी, अब यहाँ पर ए के बारे में भाई कि ए ने ग्रीन कलर की जो पैंट है ये नहीं पहनी है, ये क्लियर हो गया कि भाई ए ने ना तो ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है और ना ही ग्रीन कलर की पैंट पहनी है। बी ने नारंगी रंग की पैंट पहनी है, देखिए बी ने क्या किया है, ऑरेंज कलर की जो पैंट है ये बी ने पहनी है, ठीक है, ये क्लियर यहाँ तक आपको हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि बी ने नारंगी रंग की पैंट पहनी है और नारंगी रंग ही यहाँ पर शर्ट में भी है, नारंगी रंग शर्ट में हुई है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर बी वाले को नीला रंग, पहले इसने रिजेक्ट कर दिया, भाई नीला रंग पहनेंगे नहीं। कंडीशन यहाँ पर यह भी है कि एक व्यक्ति समान रंग की कमीज और पैंट नहीं पहन सकता है, फिर कलर कौन सा बचा, बी के लिए कलर फिर बचा आपका काला वाला, यानी कि बी ने जो है ब्लैक रंग की यहाँ पर क्या पहनी है,
इसने ब्लैक रंग की जो है शर्ट पहनी है और ऑरेंज कलर की क्या है पैंट पहनी है। ये यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ तक बात आपको क्लियर आ गई होगी। अब इसी तरह से ऊपर वाले को हम देखेंगे। देखिए ऊपर वाले की भी बात आ जाए, ऊपर इसने ब्लैक इसे पसंद नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर ए वाले को ब्लैक पसंद नहीं है, ग्रीन भी पसंद नहीं है। अब चूंकि यहाँ पे पैंट का एक ऑरेंज कलर तो निकल गया, ऑरेंज कलर यहाँ पे निकल गया, इधर ग्रीन भी निकल गया। अब कौन सा बचा कलर, यानी यहाँ पे पैंट का और एक कलर बचा है, कौन सा, पीला वाला कलर बचा है ऊपर वाले के लिए, तो ये येलो कलर आ गया इसके लिए, यानी कि येलो कलर आ गया। दो कलर तो इसके निकल गए भाई। ए वाले के कलर, एक तो ऑरेंज तो बी ने सिलेक्ट कर दिया भाई, ऑरेंज रंग की पैंट बी ने पहन ली। इसके अलावा ए वाले को ग्रीन कलर की पैंट पसंद नहीं है, तो कौन सा कलर बचा फिर पैंट में, केवल यहाँ पे लिया येलो बचा। अब इसी तरह से आप यहाँ पर आ जाइए, यानी यहाँ पर आपने ये येलो निकाल लिया। यहाँ पे अब सी वाले पे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर येलो ऑरेंज ये तो पैंट निकल गई। अब यहाँ पे कौन सी पैंट रह गई है, यहाँ पर आपकी ग्रीन कलर की पैंट रह गई है, तो सी वाले की पैंट कौन सी है, ग्रीन हो गई। अब इसी तरह से यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर हम देखते हैं ऑरेंज वाला इसे पसंद नहीं है, ऑरेंज वाला पसंद नहीं है, ब्लैक इसने चूज कर लिया। अब बचा कौन सा, यहाँ पे ब्लू वाला पैंट का कलर बचा है, इसके लिए ब्लू वाला कलर बचा है। अब ऊपर इसी तरह से हम देखते हैं, फिर यहाँ पे कौन सा बचा इसके लिए, ऊपर वाले के लिए शर्ट के लिए, ए वाले के लिए शर्ट कौन सी बची, ऑरेंज रंग की शर्ट का कलर बचा। तो आप इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर किसी के पास कोई कपड़ा रिपीटिशन नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा है, यानी सबके कपड़े अलग अलग रंगों के हो गए, ना ही पैंट और शर्ट का कोई कलर समान है। अब पूछा गया है कि सी ने क्रम से कौन से रंग की पैंट और कमीज पहनी थी, तो सी की पैंट और रंग नारंगी या काला है, हरा है या नीला है, पीला तथा नीला है, पीला तथा काला है। तो सी की पैंट और शर्ट का जो रंग है वो आप देख पा रहे होंगे कौन सा है, हरा और नीला है, यानी ब्लू एंड ग्रीन। तो यहां पर आंसर होगा 49 का बी वाला। 50वां प्रश्न है अब आपका। जनवरी में 10 नए टीवी शो शुरू हुए, 5 सिटकॉम, 3 ड्रामा और 2 समाचार वाली मैगजीन के। अप्रैल तक उन नए शो में से सिर्फ 7 अभी भी चल रहे थे, जिनमें 5 सिटकॉम हैं। उपर्युक्त सूचना के आधार पर नीचे दिए गए 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। इनमें से कौन सा एक उपर्युक्त सूचना से तर्कसंगत रूप से अनुगमित होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई जनवरी में 10 टीवी शो स्टार्ट हुए, उसमें 5 वाले सिटकॉम के थे, 3 ड्रामा के थे, 2 समाचार के थे, यानी कि टोटल आप देख पा रहे हैं कितने हो गए, 10 शो हो गए। इनमें से कितने 7 जो है अभी भी चालू हैं, बाद बाकी क्या है 7 में से 5 सिटकॉम वाले तो जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही आज चल रहे हैं। अब बाद बाकी आइडेंटिफाई करना है कि 2 जो आपके हैं, 2 जो आपके जो चैनल हैं वो कौन कौन से चल रहे हैं, 2 शो कौन कौन से जो हैं बचे हुए हैं, वो हमें आइडेंटिफाई इनमें करना है, स्टेटमेंट में करना है। केवल एक समाचार मैगजीन शो अभी चालू है। देखिए अगर हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट को भी ले लें, यानी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 5 तो सिटकॉम वाले अभी एडिटेड चल ही रहे हैं, 5 सिटकॉम स्टार्ट हुए तो 5 चल रहे हैं। और शुरुआत में जब स्टार्टिंग हुई थी तो आपने ये देखा था कि 3 वाले जो थे वो ड्रामा के थे, 3 ड्रामा के थे। इसके अलावा एक जो था आपका 2 जो थे वो न्यूज के थे। अब आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये, पहला स्टेटमेंट करा केवल एक समाचार मैगजीन शो अभी चालू है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ से इन 2 को हम हटा देते हैं, न्यूज वालों को हटा देते हैं, तो कितना हो गया, यानी ये और 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। ये तो हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब क्या है, आपको एक यहाँ से हटाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर आपको एक यहाँ पे 10 में से एक ये यहाँ से हटाना पड़ेगा और एक यहाँ से हटाना पड़ेगा, या फिर 3 ये हटाएंगे तो आपका ये 2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला कथन गलत हो जाएगा कि केवल एक समाचार मैगजीन शो भी चालू है, नहीं, यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा। यानी एक से ज़्यादा जो समाचार मैगजीन शो हैं ये चालू हैं। यानी अगर आप 10 में से मान लेते हैं, अगर आप न्यूज निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, 8 बच जाएंगे। तो न्यूज निकाल नहीं सकते हो तो हम क्या करेंगे, ड्रामा को इसमें घटा के देख लेते हैं, तो कितना बचा, 7 बचे। यानी कि यहाँ पर हमारे न्यूज के कितने रह गए, 2 रह गए। तो इस हिसाब से आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। ड्रामा शो में से केवल एक अभी चालू है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो ड्रामा शो है इसमें से केवल एक अभी चालू है। तो ये हम यहाँ पे फिर से घटा के देख लेते हैं कि 10 शो थे हमारे, 10 में 5 तो चल ही रहे हैं, सिटकॉम वाले चल ही रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है ड्रामा शो में से केवल एक अभी चालू है। मान लेते हैं हमने 7 रह गए हैं, 7 में आपका 2 न्यूज के निकाल दिए, तो यहाँ पे न्यूज के निकाल दिए, तो कितना बचा, 8 बचा। अब यहाँ पे कहा गया है कि भाई ड्रामा का भी एक चालू है, ड्रामा का एक चालू हो ही नहीं सकता है क्योंकि ड्रामा के 3 है। अब ड्रामा का एक निकाल देंगे तो कितने रह जाएंगे, 2 चालू रह जाएंगे। तो यहाँ पर बी वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। बंद किए गए शो में से कम एक ड्रामा था। हाँ, ये वाला कथन बिल्कुल सही है कि बंद जो शो हुआ है उसमें से एटलीस्ट एक ड्रामा था, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 10 में से 2 तो न्यूज निकल गई तो 8 बचे, और एक ड्रामा होगा ही होगा, तभी ये 7 की काउंटिंग आ पाएगी यहाँ पर। तो सी वाला कथन यहाँ पर
बिल्कुल सही है। डी वाला है, दर्शकों को ड्रामा की अपेक्षा सिटकॉम ज़्यादा पसंद है। देखिए यहाँ पे पसंद और नापसंद के बारे में कुछ कहा नहीं गया है और ना ही ये रीजन बताया गया है कि ये शो बंद क्यों हुए हैं। तो यहाँ पर ये डी वाला तो असत्य है। केवल 50वें का सी वाला सही है। आंसर है आपका यहाँ पर सी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी बार बार आपसे गुजारिश है, सबसे पहले हम इसे सी सेट वाले पोर्शन को पूरा कंप्लीट करेंगे। सन 2020 तक के जो पेपर आए हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा। उससे पहले मैं स्टार्ट करने वाला नहीं हूं, क्योंकि सी सेट वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और आप ये देख रहे होंगे कोई भी वीडियो आपकी जो 1 घंटे से कम की नहीं बन रही है, यानी यहाँ पर टाइम भी लग रहा है, मेरा मेहनत भी लग रही है। तो आप थोड़ा सा और यहाँ पे आप थोड़ा पेशेंस रखें, यानी कि 20 से 25 दिन में आपका पूरा सी सेट कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारा कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो तब तक के लिए बने रहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।